Now time to discuss menstrual cycle. Before we discuss menstrual cycle, we must know estrus cycle. estrus cycle. आप बोलेंगे estrus cycle की क्या जरूरत है पढ़ने की? इसलिए कि estrus cycle occurs in non-primates. non-primates females. non-primate क्या है? प्राइमेट होता है ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें ह्यूमंस आते हैं, तो ये नॉन प्राइमेटा है, यानी इसमें ह्यूमंस नहीं आते, उनके फीमेल्स में स्ट्रेस साइकिल होते हैं। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, नो ब्लीडिंग। तो आप बोलेंगे फिर क्या होता है? ये जितना भी ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियल लाइनिंग निकलती है या ओवम निकलता है वो सब स्लॉड ऑफ हो जाता है, इनके अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया नहीं हो रही होती है का मतलब जब बंद रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिएगा, स्टॉपेज को, इस प्रोसेस के स्टॉपेज को बोलते हैं एनेस्ट्रम या एनस्ट्रस फेज। एनस्ट्रस फेज बोलते हैं इसको। जब इसके लिए शुरुआत तैयारी होती है, प्रिपरेटरी फेज होता है, तब इसको हम कहते हैं प्रोइस्ट्रस फेज। और जब इसमें यह प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, जिसको हीट पीरियड कहते हैं, जिस समय एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है फीमेल में, उस समय सेक्स अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो मेन फेज जो है उसी को हम कहते हैं इस्ट्रस फेज या इस्ट्रस साइकिल। इस्ट्रस फेज। इस समय एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए सेक्स अर्ज फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, सेक्स की डिमांड। अब इस समय जो भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ओवम निकलते हैं वो अंदर ही स्लॉड ऑफ हो जाते हैं, इसलिए ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है। लेकिन इसके बाद का जो फेज होता है, आफ्टर जो फेज होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट इस्ट्रस कहते हैं या मेट इस्ट्रस भी कहते हैं। ये जान लीजिए, जानने की बात है। यानी जो प्रक्रिया हुई मेन फेज वो इस्ट्रस फेज हुई, जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हुई, सेक्स अर्ज ज्यादा हुआ फीमेल में। उसके पहले प्रोइस्ट्रस जब नहीं हुआ, एनिस्ट्रस, और स्ट्रस के बाद जो हुआ पोस्ट स्ट्रस या मेट स्ट्रस। अब कहेंगे ये जो प्रक्रिया होती है ब्रीडिंग सीजन में ही होती है, तो जब ब्रीडिंग सीजन में होती है तो स्ट्रस जो है ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से दो रूप में देखा जाता है। एक में जब ब्रीडिंग सीजन में एक ही बार हुआ तो मोनोस्ट्रस मतलब एक ब्रीडिंग सीजन में एक बार स्ट्रस साइकिल आया, तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? फॉक्स, डियर, ये सब हो गए, समझ गए। अब यदि एक ही ब्रीडिंग सीजन में कई बार स्ट्रस साइकिल होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीस्ट्रस। पॉलीस्ट्रस मतलब एक ही ब्रीडिंग सीजन में कई बार स्ट्रस साइकिल, मतलब कई बार एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, कई बार एक्सट्रीम सेक्स अर्ज होगा फीमेल में। तो इसका एग्जाम्पल पॉलीस्ट्रस जिसमें होगा उसमें माउस का नाम रखा जाए, स्क्विरल का नाम रखा जाए, काऊ का नाम रखा जाए, हॉर्स का नाम रखा जाए, पिग का नाम रखा जाए, ये सब आते हैं। ये ध्यान देने की बात है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट फीमेल्स में होता है, ये नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होता है। यहाँ ब्लीडिंग नहीं होती है। यहाँ जो मेन प्रक्रिया उसको स्ट्रस फेज कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, सेक्स अर्ज फीमेल में ज़्यादा होता है। उसके पहले प्रो स्ट्रस होता है, जब यह नहीं होता है तो एन स्ट्रस होता है, देख लीजिए इसको। बाद में पोस्ट स्ट्रस या मेट स्ट्रस। और स्ट्रस दो प्रकार के, एक ब्रीडिंग सीजन में एक बार स्ट्रस तो मोनोस्ट्रस, फॉक्स, डियर एक्सेट्रा, और एक ब्रीडिंग सीजन में कई बार हुए जैसे कि माउस, स्क्विरल, काऊ, हॉर्स, पिग, ये सब में इसको कहते हैं हम पॉलीस्ट्रस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग ओवरियन साइकिल भी कहते हैं। ओवरियन साइकिल, इसके सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग कहते हैं ओवरियन साइकिल।
इसमें एक ओवम निकलते हैं ओवरी से, और उसके बाद यूटरस से एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी निकलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं वीपिंग ऑफ यूटरस भी ऑन द रिलीज ऑफ ओवम। मतलब ओवम निकल रहा है लेकिन वीपिंग हो रही है यूटरस की। क्यों? आप ये समझ लीजिए, दो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल के, ओवरी और यूटरस। बाकी तो सपोर्टिव है ही। ओवरी से ओवम निकलेगा बन करके, और यूटरस के साथ एंडोमेट्रियम निकलेगा, यूटरस से एंडोमेट्रियल लाइनिंग निकलेगा। तो ओवम एक रिलीज्ड ओवम ओवरी से और एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूटरस से, दोनों निकलेंगे तो फिर ब्लड भी साथ में आएगा, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवरियल साइकिल। ये किस में होता है? ये अकर्स इन अ प्राइमेट फीमेल। प्राइमेट कौन है? प्राइमेट फीमेल। प्राइमेट कौन है? फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, सब फाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा। किसका बात चल रहा है? ह्यूमन का बात चल रहा है, ह्यूमन फीमेल का। फाइलम कॉर्डेटा देख लीजिए साइड में, फाइलम कॉर्डेटा, ये लीनियर हायरार्की है। तो सब फाइलम कौन है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो फिर सुपर क्लास कौन है? टेट्रापोडा। ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, टेट्रापोडा। फिर क्लास कौन है? मैमेलिया। फिर ऑर्डर कौन है? यही ऑर्डर, प्राइमेटा। और फिर टाइप कौन है? होमोसेपियंस सेपियंस। ये यहां से आया टाइप, यानी जीनस लिखिए आप, इसमें जीनस आएगा होमो, जीनस होमो, और स्पीशीज में फिर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस लिखना पड़ेगा आपको, एच सेपियंस सेपियंस, या होमोसेपियंस ही खाली लिखिए, काम चल जाएगा। तो ये प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है। तो इस प्राइमेट मैमल में हम प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, और इसीलिए इन प्राइमेटा फीमेल में यह ऐसा होता है। कौन है ये प्राइमेट फीमेल? एग्जाम्पल भी लिखिए, मंकीज, एप्स, जितने तरह के एप्स हैं। आपको बता दें कि इनको हम कहते हैं जायंट एप्स, लंगूर। चिंपैंजी आते हैं इसमें, ओरंगुटान आते हैं इसमें, गिब्बन्स आते हैं इसमें, गोरिल्लाज आते हैं इसमें। चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्लाज, गिब्बन्स। गिब्बन्स हमारे इंडिया में ही पाया जाता है, आसाम में। तो मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, इन सबके फीमेल्स में ये पाए जाते हैं। बाकी में आपने देखा स्ट्रेस साइकिल होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूटेरस। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं इसको वीपिंग ऑफ यूटेरस? क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ एन ओवम। ये ओवम किस रूप में निकलता है? सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है। और ये कहां से निकलता है? ओवरी से, फ्रॉम ओवरी, फ्रॉम ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। और साथ में प्लस रिलीज ऑफ कौन? रिलीज ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स। ये कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम यूटेरस। ओवरी से ओवम सेकेंडरी oocyte के रूप में, और यूटेरस से एंडोमेट्रियल लाइनिंग। साथ में क्या आएंगे? ब्लड। जाहिर सी बात है, ओवम आएंगे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटेगा तो ब्लड भी आएंगे। अब ये ब्लड कैसा होगा? ये आर्टेरियल ब्लड होगा, ये प्योर ब्लड होगा। और इसकी मात्रा कितनी होगी? जनरली 30 से 50 ml होते हैं अमाउंट में, क्वांटिटी में। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कुछ में, कुछ ह्यूमन फीमेल में यह बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है, बार बार हो सकती है। कुछ में एकदम नॉर्मल रहती है, कुछ में पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, और कुछ में ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक नहीं होते हैं। अब उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती है। पुअर हेल्थ हो सकता है,
स्ट्रेस बहुत हो सकता है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हो सकता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, माने जाते हैं। तो ये जनरली बताया जाता है इतना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मात्रा डिफर करती है, टाइमिंग इसकी डिफर करती है। तो आर्टेरियल ब्लड होते हैं 30 to 50 ml नॉर्मली होते हैं। अब कुछ फीमेल्स में, ज़्यादातर फीमेल्स में ये जमते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डू नॉट क्लॉट, क्योंकि क्लॉट कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा रिलीज करना, इसलिए डू नॉट क्लॉट, इसलिए कि वहाँ पर उनका प्रेजेंस रहता है। डू नॉट क्लॉट क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पर प्रेजेंस रहता है एक केमिकल सब्सटेंस का, नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। किसी किसी में ये क्लॉट बन के आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लॉट नहीं बनते, हल्के हल्के। तो एक तो कि ब्लड का जो नेचर है वो आर्टेरियल है, इसीलिए फीमेल को अपने डाइट में बहुत ही हिमैटिनिक फूड लेना चाहिए, जो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग फूड हो। और यहाँ पर देख लीजिए कि यदि पुअर हेल्थ होगा, स्ट्रेस होगा, मेडिसिन का इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे या फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे, तो इस तरह से ये मुश्किल होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि कभी हम लोग लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, इसका यह मतलब नहीं कि हर बार मेंस्ट्रुएशन का लैकिंग है तो प्रेगनेंसी ही है। पुअर हेल्थ भी हो सकता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये जनरली बताया जाता है कि आर्टेरियल ब्लड इसका नेचर अमाउंट 30 से 50 ml मिनिमम हो सकता है, और ये क्लॉट नहीं करते क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन होता है। अब ये एक तस्वीर के जरिए हम समझ लें कि यहाँ से ये देख लीजिए, ये बार बार हमें तस्वीर बनानी पड़ती है, हमें समझना होता है, इसीलिए ये बार बार हमें समझना होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ओवरी है, 2 की संख्या में है, 2 की संख्या में ओवरी है। एक लूनार मंथ में यहाँ से एक ओवम निकल करके सेकेंडरी साइट के रूप में पहले बॉडी कैविटी में ये मूव करता रहेगा, यहाँ बॉडी कैविटी में। अब यहाँ पर जो पोर है ऑस्टियम, वो इसको पकड़ेगा, यह जो फिंगर लाइक है ना इन्फंडिबुलम, उसमें पोर है ऑस्टियम, वो इसको पकड़ेगा। यहाँ से ये फिर जाएगा, कहाँ जाएगा? ये इन्फंडिबुलम है, ये फिर एम्पुला है, फिर ये स्थमस है, इस तरह से यहाँ पर ये जाएगा। यदि इस दरमियान ये ओवुलेशन हुआ है, यहाँ पर यदि इस दरमियान ओपन सेक्स हुआ तो संभावना है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की। हर पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो गया, तो ये यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता? इसमें क्लीवेज होता, मोरुला होता, ब्लास्टुला होता, यहाँ पर आकर के फिक्स हो जाता, इम्प्लांटेशन कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन होता, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलते रहता, प्रेगनेंसी हो जाती। लेकिन जब ये नहीं हुआ, नहीं ओपन सेक्स हुआ, नहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, तो यहाँ पर ये जो ओवम है वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, वो धीरे 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 यहाँ पर इसके सीलिया के एक्शन से इधर आ रहा है, आराम से इधर आ रहा है। अब धीरे 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 जब ये इधर आ रहा है तो इस बीच में यहाँ पर एंडोमेट्रियम भी ये निकलेंगे, ये इनर मोस्ट लाइनिंग है यूटेरस की, और इसके साथ ब्लड यहाँ से होते हुए, सर्विक्स होते हुए, वजाइना होते हुए निकलेगा। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल इवेंट है, ये पेनफुल होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, नॉर्मल प्रोसेस है, कभी कभी पेन भी होता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, बार बार हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये सब डिसऑर्डर्स है, लेकिन नॉर्मली ये हल्के लाइट पेन के द्वारा ये रिलीज होते हैं। फर्स्ट डे बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, सेकेंड डे बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, नॉर्मली 5 डेज तक ये प्रक्रिया रहती है। अब इस स्थिति से बचने के लिए कुछ रिलीजन्स में, या अधिकतर ज़्यादातर रिलीजन्स में ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स को यदि, ह्यूमन फीमेल्स को यदि किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेना हो, या फिर किसी रिलीजियस फंक्शंस में भाग लेना हो, तो वो सपोर्टिंग एक ऐसा मेडिसिन लेते हैं जिससे डिले किया जा सके इसको, मेंस्ट्रुएशन को। उसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा टैबलेट्स के रूप में ली जाती है, ताकि उसको ज़्यादा समय तक एंडोमेट्रियम का थिकनेस को बरकरार रखा जाए और आगे तक उसको ले जाया जाए। तो बढ़ाने की प्रक्रिया है इसमें, उसके लिए अलग से मेडिसिन चलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कब होती है, इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग जो है, टाइम
28 to 29 डेज पर ये होते हैं। कब होते हैं? आफ्टर पुबर्टी इन फीमेल। पुबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। ह्यूमन फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी जो हुई पुबर्टी कहलाई, और उस समय पुबर्टी में हर एक 28 से 29 डेज, यानी ये लूनार मंथ है, इसमें ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ओवरी है, तो एक ओवरी से 2 ओवरी है, एक ओवरी से मान लीजिए 6 ओवा निकले एक ईयर में, एक ओवरी से 7 निकलेगा, क्योंकि 28 से 29 डेज है, 30 से 31 डेज नहीं है। इसलिए ह्यूमन फीमेल में आप देखेंगे एक ओवरी से 7, एक ओवरी से 6, यानी 13 ओवा चलते हैं। यानी फीमेल के लिए, ह्यूमन फीमेल के लिए, प्राइमेट फीमेल के लिए ये जो प्रक्रिया है ह्यूमन फीमेल के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यह 13 महीने का कैलेंडर होता है। एक में 6, एक से 7। तो ऐसा कब से कब तक होता है? मेनार्की से लेके मेनोपॉज। मेनार्की मतलब ऑनसेट 10 to 13, 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर बर्थ, और उसके बाद 45 से लेकर के 55 तक, 50 तक लोग रखते हैं, आपके किताब में 50 तक आ गया, 45 से 50 तक ये रहता है। तो 11 से 13 में शुरुआत ऑनसेट मेनार्की, और 45 से 50 में स्टॉपेज यानी मेनोपॉज। उसके बीच जो रेगुलर रिकरिंग साइकिल है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो एक साल में यदि 6 + 7 दोनों ओवरी से 6 + 7 13 ओवा निकल रहे हैं, क्योंकि 28 से 29 डेज का है लूनर मंथ, तो 6 और +7 13 ओवा। तो सोच लीजिए कि जब यह प्रक्रिया शुरू हुई होगी तो इस प्रक्रिया के शुरू होने में क्या हुआ होगा, जरा चेक कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल के तौर पर कि भाई जब शुरुआत हुई तो क्या कहेंगे? मेनार्की। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सिर्फ मेंस भी लिख सकते हैं आप। और मेनोपॉज का मतलब क्या है? पॉज मतलब बंद करना, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस या मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे लिखेंगे। यह जो शुरुआत हुई है 10 से 13 वर्ष की आयु से हुई है, और स्टॉपेज हुआ है 45 से 50, यानी ऑन एन एवरेज आप देख लीजिए 35 ईयर तक मान के चलिए, 35 ईयर तक ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हम कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव लाइफ फीमेल की रहती है। एक साल में यदि 2 ओवरी से, एक से 6, एक से 6 to 7 यानी 13 ओवा निकलते हैं, तो 35 × 13 ओवा निकलते हैं। मतलब राउंड अबाउट प्रेगनेंसी यदि छोड़ दिया जाए तो 400 से 450 ओवा निकलते हैं एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में। और हर बार ये ब्लड जो है निकलेगा, तो 50 ml मान के चलिए कितना लीटर ब्लड निकलता है? ओवा तो निकलते ही हैं पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, मान लीजिए, और एवरेज 35 ईयर है, और 13 ओवा हर मंथ, हर महीने, हर साल निकल रहा है एवरी ईयर, तो ये 400 से 450 ओवा प्लस कितना ब्लड। इसलिए हमेशा बैलेंस डाइट और साथ में माइल्ड एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते रहना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया ठीक रहती है। नहीं तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं इन्फेक्शन के, डिसऑर्डर्स के, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेनार्की ऑनसेट हुआ 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज, और स्टॉपेज हुआ 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज। तो इस कुल मिलाकर के 35 ईयर तक ये लगातार चलते हैं। तो ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है यहाँ पर, ये गुड हेल्थ का इंडिकेटर है। एक तरह से आप कह सकते हैं मेनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक का जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, यदि मान लीजिए कि ये प्रक्रिया नहीं होती है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हेल्थ डिसऑर्डर है या प्रेगनेंसी का केस भी हो सकता है। तो ये इसको भी मेडिकली चेक करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फेज एक ही चीज है? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे ड्यूरेशन को कहते हैं 28 से 29 डेज को, लेकिन इस दरमियान जो
शुरुआत हम लोग करते हैं समझने की, उसमें फर्स्ट जो 5 डेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज है, मतलब ब्लीडिंग फेज सिर्फ और सिर्फ कौन है, शुरुआत का ही फेज है, बाकी सब नॉन ब्लीडिंग फेज है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस। सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कब से कब तक है, यह 0 से 5 हम कर दे रहे हैं, 0 से 5 डेज या 1 से 5 डेज मानिए, 0 से 5 डेज या 1 से 5 डेज मानिए शुरुआत का, ये ब्लीडिंग फेज है। ठीक, मान लिया। ये प्राइमेट फीमेल्स में ये भी माना है। दूसरा है कि अब जो ये ब्लीडिंग फेज जो हुआ है, ये यहाँ पर से हुआ है, यहाँ से एंडोमेट्रियम से, इधर से ये बार बार रफ करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ ओवरी से निकला था ओवम, ओवरी से निकला था ओवम, और इसको पकड़ा था इसने ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस का एंडोमेट्रियल लाइनिंग लेके आए थे। तो मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ से ब्लीडिंग होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कट के आएंगे और ये सर्विक्स वेजाइना के थ्रू होते हुए बाहर निकले। अब इसमें समय समय पर हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी होता है, नैपकिन्स और पैड्स का इस्तेमाल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य चीज़ों के इस्तेमाल से बीमारियां हो सकती हैं इसमें, इसलिए पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 0 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज हुआ मेंस्ट्रुअल फेज, और हर बार इसको एक सर्टेन आवर्स के बाद इसको चेंज करने के बाद सोप से अपना ये हैंड वॉश बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं आगे चलकर। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है 0 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज। दूसरा नंबर आता है कौन सा, दूसरा नंबर है, इसको कहते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग कट के बाहर आ गया था वो अब वो बनेगा, तो उसके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, या इसी को कहते हैं यहाँ पर जो फॉलिकल्स बनेंगे अभी ओवरी में, तो उसको कहेंगे फॉलिकुलर फेज। और इसमें प्रभाव होगा किसका, फीमेल का मुख्य हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो ओवरी से निकलता है, इसलिए कहेंगे इसको एस्ट्रोजन फेज। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा, फीमेल के फॉलिकल से निकलेगा। फॉलिकल्स कहाँ है, कौन सा फॉलिकल्स है, ओवरियन फॉलिकल्स से निकलेगा। ओवरियन फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं कहाँ पर, ओवरी के अंदर। और एंडोमेट्रियम कहाँ होते हैं, यहाँ यूटेरस में, वहाँ प्रोलिफरेशन होगा, जो कट के निकल गया था वो अब रिप्लेस होगा, तो प्रोलिफरेटिव फेज यह होगा कितना, 0 से 5 डेज तो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, तो इसको मान लीजिए कि 6 से 14 डेज तक का ये चलेगा, 6 से 14 डेज तक का चलेगा। ठीक है, अब 14 से 16 डेज के बाद एक और फेज इसमें जोड़ रहा हूं, ओवुलेटरी फेज कहते हैं इसको, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं इसे। ओवुलेटरी फेज मतलब ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी, इसमें इस दरमियान यहाँ से रिलीज होगा एक सेकेंडरी साइड का, कहाँ से, ओवरी से। हमेशा एक ओवरी से अल्टरनेटली निकलते हैं, एक ओवरी से फिर इस ओवरी से, इस ओवरी से फिर इस ओवरी से, अलग अलग लूनार मंथ में अलग अलग ओवरी से निकले, पहले इससे निकले फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इस तरह से एक एक लूनार मंथ में एक एक निकलेंगे। तो ये ओवुलेशन की जो प्रक्रिया है इसमें 14 से लेकर के 16 डेज का समय लगता है, मतलब 14th से 16th, मतलब ऐसा नहीं कि 14 से 16 दिन लगता है। यहाँ 0 से 5th डेज, यहाँ 6 से 14th डेज, यहाँ 14th से 16 डेज, इस दरमियान फीमेल का बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। इसका मतलब बुखार नहीं है, ओवुलेशन हो रहा है, ये एडेप्टिव है कंडीशन। तो इस समय सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स से म्यूकस जैसी रचना, म्यूकस जैसी सब्सटेंस रिलीज होते हैं। इसको वन बाइनरी स्ट्रक्चर ऐसे डॉक्टर लेकर के बता सकता है, स्पिन बार्केट टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये ओवुलेशन हो रहा है, इसलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का और सर्वाइकल म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो ओवुलेशन हो रहा है। ये बुखार नहीं है, इसमें पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है। अब ओवुलेटरी
के बाद आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज यानी कि इसी का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं, कैसे इसको हम दिखाएंगे। और इसी को कहते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन फेज। 4 फेज हो गए, प्रोजेस्टेरॉन फेज हो गया, ये हो गया। ये कब से कब तक रहेगा? 16 से रह करके 29th डे तक रहेगा, यानी ये 14 दिनों का फिक्स रहेगा। ये ड्यूरेशन इसका 14 डेज का फिक्स्ड होता है, बाकी का कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं होता है। फिर से ओवुलेशन 14वें से 16वें दिन होता है, 14 से 16 डेज, और इसका ड्यूरेशन ही होता है 14 डेज, यानी 16th को इंक्लूड करेंगे, 29th को इंक्लूड करेंगे, ऐसे। बाकी क्या है इसका मतलब? ये फिक्स्ड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका ड्यूरेशन कांस्टेंट और फिक्स्ड होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी सब जो है वो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। ये वेरिएबल ड्यूरेशन वाले तीनों होते हैं, तीनों वेरिएबल ड्यूरेशन वाले होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज भी, प्रोलिफरेटिव फेज भी, ओवुलेटरी फेज भी। सिर्फ और सिर्फ सिक्रेटरी फेज हर बार वो जब भी होगा तो ड्यूरेशन उसका 14 डेज होगा, ये फिक्स्ड है, मतलब ड्यूरेशन 14 डेज होगा। अब कैसे होगा? मान लीजिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि एक फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में 28 से 29 डेज को हो रहा है क्या? मेंस्ट्रुएशन। तो उसका लास्ट 14 डेज जो है वो फिक्स्ड है। क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी का 40 डेज पे आता है मेंस्ट्रुएशन, तो इसीलिए आप इसको लिख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है। डेज ऑफ ओवुलेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेज, किसका नंबर ऑफ डेज? ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या इन मेंस्ट्रुअल साइकिल अब माइनस 14, ये आपको आएगा फॉर्मूला। आपसे कोई पूछे कि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर ऑफ डेज 40 है, तो 40 है तो माइनस 14 कीजिए, मतलब कितना आ जाएगा? 26 डेज पर इसका ओवुलेशन होगा। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि किसी का ओवुलेटरी फेज हो रहा है, ओवुलेटरी फेज 26 डेज, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओवुलेटरी 26 है तो ये हो गया x, अब इधर जाके ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 26 प्लस 14, यानी नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? 40। तो ये वाला पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है वो फिक्स ड्यूरेशन वाला है, बाकी सब फिक्स नहीं है। ओवुलेशन भी कभी हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन भी कभी हो सकता है, कई दिनों तक हो सकता है, नॉर्मली 5 डेज तक होता है। और इस दौरान जैसे कि हमारे रिलीजियस और सोशल स्टिग्मा है, रिलीजियस और सोशल थिंकिंग है कि इस दरमियान ह्यूमन फीमेल को किसी प्रकार के बहुत प्रकार के बंधन होते हैं, ऐसा माना जाता है, ये अलग बात है। अब साइंटिफिकली क्यों होते हैं, इसको जरा सा चेक कीजिए, डायग्राम के जरिए इसको चेक कीजिए कि कैसे हम मान लें कि पहला फेज शुरुआत का मेंस्ट्रुअल होगा, फिर वो फॉलिकुलर होगा, फिर ओवुलेटरी होगा, फिर वो सिक्रेटरी या ल्यूटियल होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या रोल है। पिट्यूटरी हार्मोन्स किस पे काम करेंगे? ओवरी पे काम करेंगे, तो ओवरियन इवेंट्स शो होगा, और फिर ओवरियन हार्मोन्स काम करेंगे यूटेरस के ऊपर, तो यूटेराइन इवेंट्स आपको समझना पड़ेगा। याद कीजिए, पिट्यूटरी को किसने कंट्रोल किया था? हाइपोथैलेमस ने, उसकी बात नहीं कर रहे। पिट्यूटरी हार्मोन्स काम करेंगे ओवरी के ऊपर, वो प्रक्रिया क्या होगी? और ओवरी खुद अब टारगेट ऑर्गन नहीं रहा, अब खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सीक्रेट करेगा, और टारगेट ऑर्गन उसका कौन है? यूटेरस, सॉरी। तो ये यहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी?
अब इसको डेज के साथ आपको चलना है, तो डेज यहां पर मान लीजिए 0 से 5 कर दीजिए। अभी मान लीजिए यहां से 28 से 29 डेज का है ये, तो 28 का हाफ कर लीजिए यहां 14। अब 0 से 5 यहां तक मान लीजिए 0 से 5 यहां तक मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ब्लीडिंग फेज। 5 से लेकर के 14 तक जो होगा इसको ईस्ट्रोजन फेज कहेंगे या फॉलिकुलर फेज कहेंगे या प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। और 14 से 16 डेज तक का जो समय होगा यह होगा ओवुलेटरी फेज, ये ओवुलेशन का टाइम होगा। और 16 से लेकर के 28 या 29 तक मान लीजिए कि ये आपका सिक्रेटरी फेज होगा या ल्यूटियल फेज होगा या प्रोजेस्टेरोन फेज होगा। ये फिक्स ड्यूरेशन है इसका। लास्ट वाला पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से मैं लिख रहा हूं, दूसरा फॉलिकुलर फेज या एस्ट्रोजन फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ये ओवुलेटरी फेज पता है, और ये सिक्रेटरी या ल्यूटियल या प्रोजेस्टेरोन फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स में दो हार्मोन्स बड़े काम के, एक है एलएच। अब एलएच का सिक्रीशन यहां से चल रहा है और यहां ओवुलेशन के समय आप देखेंगे कि ये 6 to 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। ठीक, पहले 6 to 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, 6 to 10 टाइम्स ज्यादा हो गया और उसके बाद ये आगे जाकर के घटता चला गया। फिर एक होगा एफएसएच, ये एफएसएच क्या होगा, 3 to 4 टाइम्स ये आगे बढ़ जाएगा, 2 to 3 टाइम्स, और फिर ये यहां खत्म। तो ये क्यों बढ़ रहा है, ओवुलेशन के पहले क्यों बढ़ रहा है? बाकी समय तो नॉर्मल दिख रहा है, ओवुलेशन के टाइम पर ही क्यों दिख रहा है, बताइए क्या कारण है? कारण ये है कि ओवरीज के अंदर बहुत सारे क्या बन रहे थे, ओवरियन फॉलिकल्स। शुरुआत में ओवरियन फॉलिकल्स कितने थे, बहुत सारे थे, और प्रत्येक के अंदर क्या डेवलप कर रहा था, ओवरियन फॉलिकल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और उसके अंदर डेवलप कर रहा था कौन, ओगोनियम, उससे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब डेवलप कर रहा था। तो आप देखिए कि ये ओवरियन फॉलिकल जो है ये प्राइमरी है, इसमें इनके चारों तरफ बहुत सारे ग्रेनुलोसा के लेयर आ गए, ग्रेनुलोसा के लेयर आ गए, तो ये सेकेंडरी ओवरियन फॉलिकल हो गए। अब इसके अंदर प्राइमरी oocyte डेवलप कर रहा है, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte डेवलप कर रहा है, फिर ये टर्शियरी हो गए, और भी इनके ऊपर ये देखिए, और भी इनके ऊपर ग्रेनुलोसा का लेयर बन गया, थीका 2 भाग में बट गया, एंट्रम बन गया, इसमें कैविटी, अब ये टर्शियरी कहलाए। जब ये मैच्योर हो गए तो मैच्योर हो गए तो ग्राफियन फॉलिकल कहलाए। फिर से प्राइमरी ओवरियन फॉलिकल, ठीक है, यहां पर छोटा सा है, इसमें प्राइमरी oocyte है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेनुलोसा लेयर बनना शुरू हुआ। अभी ग्रेनुलोसा लेयर बन गए सेकेंडरी ओवरियन फॉलिकल में, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, और ये सेकेंडरी ओवरियन फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसा लेयर बन गए, थीका भी बन गए, लेकिन अब थीका बिल्कुल डिफरेंशिएट करके आ चुके हैं और बढ़िया से आ चुके हैं, एंट्रम डेवलप कर चुका है, टर्शियरी हो गया। टर्शियरी जब मैच्योर हुआ, यही हो गया ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और मैच्योर्ड टर्शियरी फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब इसके अंदर जो प्राइमरी, इसके अंदर जो डेवलप कर रहा था ओगोनियम से प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte अब धीरे धीरे सेकेंडरी oocyte बदल गया, ये सेकेंडरी oocyte जो है यहां से निकल गया, ये सेकेंडरी oocyte जो निकला, यही प्रक्रिया हुई ओवुलेशन की। यानी मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था उसी रूप में ओवम निकला, इसको क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। अब जब ये निकल गए, ये रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गया, यही 14 to 16 डेज ओवुलेटरी फेज हो गया। अब ये धीरे धीरे रेड हो गया, पूरा ये पूरा जोन रेड हो गया। इसको क्या कहते हैं, किताब वाले नहीं लिखते, अब कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। और उसके बाद जान लीजिए इसको क्या कहते हैं, इसको कॉर्पस हीमोरेजिकम, रेड में कहते हैं इसको। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर ये पहले लाल होता है, कॉर्पस हीमोरेजिकम,
कॉर्पस इमेरिजिकम, ये रेड होता है। धीरे धीरे यही बदल जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। यही किताब में लिखा है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है। ल्यूटियम मतलब ल्यूटीन पिगमेंट, येलो, येलो, इससे येलो निकलता है, येलो दिखाई देता है, येलो मास। और धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप किया और यही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, सुन लीजिए। और यही येलो कलर का है, यही धीरे धीरे आगे चल करके कॉर्पस अल्बाइकन्स में बदल जाता है, यही हो जाता है व्हाइट, यही बदल जाता है। तो यही किताब ने लिखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप किया और धीरे धीरे वो रिग्रेस होता चला गया, डेवलप करके रिग्रेस होता गया। इसी से कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है, ये जान लीजिए। तो यह प्रक्रिया ओवुलेशन के बाद होती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप किया और रिग्रेस कर गया। कॉर्पस ल्यूटियम यदि मेंटेन्ड रह जाता तो अलग बात होती है। और ओवरियन हार्मोन्स का देख लीजिए, क्या इसका आधार हुआ। अरे जब LH बढ़ गया था 6 to 10 टाइम्स, LH बढ़ गया ये, और FSH 2 to 3 टाइम्स बढ़ गया, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर हुआ, ओवरी के ऊपर। अब ओवरी से हार्मोन निकल रहे हैं, आपको बता दें 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन इस तरह से निकलता है, इसको 2 भाग में ऐसे समझ लीजिए, जब 2 पीक नजर आ रहा हो इसको कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ये ओवुलेशन के पहले भी ज्यादा रहता है और बाहर आगे भी 2 पीक बनता है। एस्ट्रोजन है, फीमेल के फीमेलनेस को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन होना जरूरी है, नहीं तो फिर मेलनेस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, अटैकिंग नेचर। और यहां पर एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी है जो धीरे धीरे यहां पर कम ही रहता है, बाद में ये बढ़ता है। कब बढ़ता है, कब बढ़ता है ये, ओवुलेशन के बाद बढ़ता है। यदि बढ़ा रह गया मतलब प्रेगनेंसी है, और बढ़ करके एक पीक जाके घट गया, इसका मतलब अब मेंस्ट्रुएशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और इसका इफेक्ट यूटेरस पर क्या पड़ता है। अरे जब शुरुआत में आपने देखा था तो इस तरह से लाइनिंग थी यूटेरस की, और यहां पर देख लीजिए आप, ये किस तरह से ये किस तरह से आप देख लीजिए, यहां पर ये इनके जो दीवारें थी, यहां पर ये पूरा ब्लीडिंग का माहौल था। धीरे धीरे अब ये जो कट करके आए थे ये सभी एंडोमेट्रियम, अब धीरे धीरे बनेंगे किसमें, फॉलिकुलर फेज में। ये देखिए बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, निर्माण हो रहा है। कहां पर निर्माण हो रहा है, यूटेरस में। ओवरी जो आया था, ओवरी जो ओवम दिया था, ये ओवम जो निकल करके यहाँ एंडोमेट्रियम के साथ आ गया था, अब इसका निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग किसी सस्पेक्टेड कंडीशन में, डाउटफुल कंडीशन में मेडिसिन ले लेती हैं, जिसके कारण फिर से ये एंडोमेट्रियम जो है चला जाता है टूट करके। उनको लगता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, कहीं ना प्रेगनेंसी हो जाए। तो बार बार यदि एंडोमेट्रियम, एक बार तो एंडोमेट्रियम कट के आया ही है 1 मंथ में, बार बार मेडिसिन लेकर के यदि इसको हटा दिया जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन पैदा होंगे कि नहीं। कभी कभी कार्सिनोमा जैसी स्थिति आई है, इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है, रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस की जरूरत है, हेल्थ अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि यहां पर मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियल लाइनिंग कट के जब आ गई तो फिर उसका निर्माण होना चाहिए, उसके सेल्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स बनने चाहिए। तो ये बनने का काम हो रहा है। यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट कर गए थे, यहाँ पर बन रहे हैं। डिसइंटीग्रेट कर गए तो मेंस्ट्रुअल फेज बन गए, तो फिर फॉलिकुलर फेज। अब बनने के बाद फिर इस समय ओवुलेशन हुआ। अब ये बनते चले जा रहे हैं, लगातार बनते चले जा रहे हैं, बनते 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 अब फिर एक ऐसा समय आ रहा है जब फिर 28 से 29 डेज का समय आ गया है। अब फिर से वही प्रक्रिया आने वाली है, दोहरी, माने फिर से यहां पर अब देखिए, यहां से फिर ये मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का समय आ गया, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज। तो इसको हम रेड से दिखाएं, इसको हम रेड से दिखाएं। यहां पर ये मेंस्ट्रुएशन फेज यहां पर है और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज यहां पर है। यानी पहला 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद एस्ट्रोजन और फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज हुआ। ये हुआ 5 से लेकर के, मतलब 6 से 14 रखा जाए, और 14 से 16 ओवुलेटरी फेज हुआ। फिर सिक्रेटरी, ल्यूटियल और प्रोजेस्टेरोन फेज, ये फिक्स्ड ड्यूरेशन है, ये 28 से 29 डेज तक। उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। यानी आप देख लीजिए कि पिट्यूटरी ने कंट्रोल किया ओवरी को, ओवरी ने कंट्रोल किया यूटेरस को। 2 बातें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ LH और FSH
ओवुलेशन के समय में बढ़ गए, LH कितना बढ़ गया 6 to 10 टाइम्स, कितना बढ़ गया 6 to 10 टाइम्स, ये LH सर्ज कहते हैं इसको, 6 to 10 टाइम्स। FSH 2 to 3 टाइम्स बढ़ गया, किसके ओवुलेशन के पहले, बाहर में नॉर्मल इधर भी नॉर्मल। अब इसमें बढ़ने का कारण क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल से ये निकला, क्या निकला, सेकेंडरी oocyte ओवम, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम बना और फिर रिग्रेस हुआ। फिर उसके बाद देखिए ओवेरियन हार्मोन्स एट द सेम टाइम, देखिए एस्ट्रोजन जो है वो 2 पीक शो कर रहा है। और यहाँ पर शुरू में ओवुलेशन के पहले भी बढ़ा हुआ था, बाद में भी, लेकिन प्रोजेस्टेरोन एक ही बार आया है। यदि आपसे कोई पूछे कि ये कौन है भाई, तो आपको बोलना पड़ेगा जो एक पीक शो कर रहा है वो प्रोजेस्टेरोन है। यदि मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हो जाती, इस दरमियान यदि यहाँ ओवम आता और इसी समय में प्रोटेक्टेड सेक्स के स्पर्म भी यहाँ मिल जाते तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो क्या होता, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ऐसे बढ़ी हुई नजर आती। क्योंकि यहाँ पर ये घट गया, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। और एक तरफ पिट्यूटरी हार्मोन से ओवरी के अंदर का इवेंट दिखाया जा रहा है और एट द सेम टाइम ओवरी के हार्मोन से यूटेराइन इवेंट्स को दिखाया जा रहा है। तो ओवरी और यूटेरस में ये जो प्रक्रिया हुई है, जिसमें एक ओवम निकला है यहाँ ओवरी से, और यहाँ से ये कह सकते हैं आपकी एंडोमेट्रियम निकला है ब्लड के साथ। इस पूरी प्रक्रिया को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इसके 4 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, एस्ट्रोजन फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटेल फेज। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये इवेंट, एक तरफ पिट्यूटरी रेगुलेट कर रहा है ओवरी को, एक तरफ ओवरी रेगुलेट कर रहे हैं यूटेरस को। यानी एक तरफ ओवरी जो है वो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये क्या है, टारगेट ऑर्गन है। और यहाँ पर ये खुद क्या है, एक टारगेट ऑर्गन नहीं है, रिलीजिंग ऑर्गन है। यहाँ से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, टारगेट यूटेरस पर है। यानी ओवरी और यूटेरस के इस प्रकार के चेंजेस, जिसमें ओवरी में एक ओवम निकले और एंडोमेट्रियम, यहाँ ओवरी से एक ओवम निकलना और यूटेरस का एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्लड के साथ निकलना, इस पूरी प्रक्रिया को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। जो प्राइमेट फीमेल्स में होते हैं 28 से 29 डेज के बाद होते हैं। 4 फेज में होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटेल फेज। और ये मेनार्की से मेनोपॉज तक होते रहते हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में होते हैं। रिप्रोडक्टिव लाइफ फीमेल का सिर्फ 35 ईयर का ही होता है, मेल का लगातार होता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है पुबर्टी के बाद से। 68 से 69 70 ईयर्स के बाद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फीमेल में 50 ईयर्स तक सेसेशन मतलब स्टॉपेज। शुरुआत मेनार्की 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर बर्थ, और बाद में मेनोपॉज यानी 45 से 50 यानी 35 ईयर का ही होता है उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ। हर मंथ एक ओवम का बनना, यदि प्रेगनेंसी नहीं, तब प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये हेल्थ इंडिकेटर है, ये एक नॉर्मल फीमेल में प्रक्रिया लगातार होती रहती है। यदि स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तब ये प्रक्रिया प्रभावित होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड, टाइमिंग उसका मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल रहना चाहिए, इधर उधर कभी कभी हो सकता है, इसको डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ह्यूमन फीमेल में होने वाली प्रक्रिया है और इसको एक एक फेज को आप समझिए। यू गो थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द NCERT बुक एंड यू ट्राई टू लर्न दिस डायग्राम, ट्राई टू follow my lecture and try to like, share and subscribe my channel. Good luck. God bless you. Bye bye. See you.